ओके, वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग आप फर्स्ट टाइम आ रहे शायद विजिट करके। हाँ जी। कोई कहीं पे मीटिंग पहले कोई अटेंड कर इन्होंने किया है मैंने हम लोग ना पहले यूनिवर्सल प्रेयर है वो डॉक्टर एनी बसन ने दी है, हम पहले उसको रिसाइट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग। सो लेट अस जस्ट रिसाइट। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature, O hidden light, shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Thank you. Please sit. Please sit. हम लोग दी नोबल एट फोल्ड पाथ भगवान बुद्ध का दिया हुआ उस पर चर्चा करते हैं और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। एक टॉक हो चुका है ऑलरेडी, अभी उसका नेक्स्ट पार्ट। तो डॉक्टर मानसी भगत को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सो गुड इवनिंग एवरीवन। हमने नोबल एट फोल्ड पाथ पहले कर लिया था, बट आई रिवाइज इट अगेन ताकि शुरू से एक बार सबका रिविजन हो जाए सब। तो हमने ये बात करी थी कि नोबल एट फोल्ड पाथ जो है वो हमें लॉर्ड गौतम बुद्धा से मिलता है। अब हमें लॉर्ड गौतम बुद्धा की थोड़ी सी प्रीवियस स्टोरी में जाना पड़ेगा कि जब वो प्रिंस सिद्धार्थ थे, किंग शुद्धोधन के बेटे थे। ये पॉपुलर स्टोरी है जिसमें कहा जाता है कि वो कभी अपने पैलेस के बाहर नहीं निकले थे। एंड एट द एज ऑफ 29 ईयर्स जब उनकी शादी हो चुकी थी, उस दौरान के आसपास वो अपने जो चैरिटियर है चन्ना, उनके काफ़ी अच्छे मित्र भी थे, उनके साथ वो कैसल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर की दुनिया में उनका जो राज्य है वो कैसे चलता है और राज्य का काम कैसे होता है। प्रिंस सिद्धार्थ ने कभी दुख को नहीं देखा था, कभी चेंजिंग फेस ऑफ लाइफ को नहीं देखा था। तो उन्होंने पहली बार एक बीमार इंसान को देखा, फिर उन्होंने ओल्ड एज देखी, एक बूढ़े इंसान को पहली बार देखा, एक मृत शरीर को देखा, और फिर उन्होंने ये क्वेश्चनिंग शुरू करी चन्ना के साथ कि ये सब क्या है। तो चन्ना ने बताया जो शरीर आता है उसको बीमारी भी लगती है, उसको मृत्यु भी आती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम बूढ़े भी होते हैं, और ये लाइफ का चक्र है और हम सभी के साथ ऐसे होता है। और यहीं थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा और उन्होंने पूछा कि ये किस तरीके के वस्त्र हैं। तो उन्होंने बताया कि ये एक सन्यासी के वस्त्र हैं जो सच की खोज में इन कपड़ों को धारण करके जो हाउस होल्डर लाइफ है उससे दूर रहकर ये सन्यासी घूमते रहते हैं और ये सच की खोज में लगे रहते हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्मों में, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है। जब उन्होंने पहली बार डिजीज, ओल्ड एज और डेड बॉडी को देखा तो उनके अंदर एक गहरी चिंता सी छाई, एक दुख का कारण उनके अंदर से उठा कि ये किस तरीके की लाइफ है कि मेरे जो माता पिता हैं, जो मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, हम सब इस चक्र से निकलेंगे जिसमें हम भी बूढ़े होंगे और मर जाएंगे। तो फिर इस पूरी किंगशिप का, मेरे किंगडम का, मेरे पैसों का, मेरा अपना, इस खुशी का क्या फ़ायदा। तो ये जो गहरी चिंता और जो दुख उनके मन में आया, ये नॉर्मली हम सब के मन में नहीं आता। हम सब ये लाइफ का चक्र देखते हैं पर हमारे अंदर ये चीज़ें उत्पन्न नहीं होती, पर उनके अंदर ये गहरी चिंता छाई कि क्या ये सब क्या है, ये लाइफ का क्या गोल है, क्या पर्पस है, हम यहाँ क्यों हैं इस ओल्ड एज को झेलने के लिए। तो उनके अंदर ये जो लॉन्गिंग आई तो फिर वो अपना घर बार छोड़ के जाते हैं, काफ़ी गुरुओं के बीच में बैठते हैं, उनसे शिक्षा भी प्राप्त करते हैं और उस ऊंचाई तक भी पहुंचते हैं जो कि शिक्षा उनको दी जाती है गुरुओं से। उस सच्चाई को ढूंढने के लिए वो मेडिटेशन भी शुरू करते हैं, पर वो कहीं ज़्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाते। फिर फाइनली कहा जाता है कि वो जब सब गुरुओं से क्रॉस होकर बैठे, अकेले बोधि ट्री के नीचे बैठे, तो उन्हें एनलाइटमेंट मिली। एनलाइटमेंट मिली मतलब कि अविद्या का खात्मा हुआ एंड ही एंटर्ड इनटू परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट इल्यूमिनेशन उन्हें मिला।
तो वो अविद्या से छूटे। और यही समय कहा जाता है कि लॉर्ड गौतम बुद्ध जो है एक चुप्पी सी छा गई, एक साइलेंस आ गई उनके अंदर कि अब जो मैंने देखा है, जिस सच्चाई को मैंने देखा है और ये जो दुख है जिससे मेरा निवारण हुआ है और जहाँ जिस स्थिति में मैं आज खड़ा हूँ वो मैं लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ, कैसे रिलीव करूँ। तब कहा जाता है कि देवी देवता आए और उनको कहा कि कुछ लोग आपके जैसे ढूंढ रहे होंगे इस सच्चाई को और इस अविद्या से, इस इग्नोरेंस से वो भी हटना चाहते होंगे, तो एटलीस्ट उनके लिए आप कुछ कहिए, कुछ शिक्षा प्रदान करें। तो तब जो है उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड नोबल पाथ के बारे में बताना शुरू किया। अब ये 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है? 4 नोबल ट्रूथ्स ये है कि दैट देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट नोबल ट्रूथ। देन द सेकेंड नोबल ट्रूथ इज दैट देयर इज अ ट्रूथ, दैट देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, कि इस सफरिंग का एक कारण है। तीसरा नोबल ट्रूथ है दैट देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, कि इस सफरिंग का एंड हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि ये सफरिंग का अंत भी है। एंड फोर्थ नोबल ट्रूथ इज द पाथ आउट ऑफ दिस सफरिंग। तो सफरिंग क्या है? सफरिंग हम सब अगर डीपली रिफ्लेक्ट करें हमारी ज़िंदगी में तो आसपास में हम देखते हैं कि शरीर की अपनी सफरिंग है और जो हमारा मन है, हमारे माइंड, मतलब कि हमारे थॉट्स और इमोशंस, उसकी एक अलग सफरिंग चलती रहती है। हम सब या तो फिजिकल शरीर के कारण जब दुख झेलते हैं, हमें हार्ड लेबर करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत वाले काम करने पड़ते हैं, तो हमें सफरिंग लगती है। हमारे अंदर जब डिजीज़ कहीं ना कहीं से आती है, हेल्दी होते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, पर जैसी बीमारी आती है तो फिजिकल बॉडी की सफरिंग शुरू हो जाती है। इसी तरीके से माइंड की सफरिंग आती है। हम कहीं ना कहीं नाखुश होते हैं, हमारी डिज़ायर्स फुलफिल तो हो जाती है, मगर फिर कई बार हमें लगता है कि अब ये छूट, अब तो ये मैंने पूरा कर लिया, अब नेक्स्ट व्हाट। तो हम जो है हमेशा एक एंजाइटी की स्टेट में रहते हैं, उछल कि अब हमें ये तो कर लिया, अब नेक्स्ट व्हाट। तो हमारी, इसको इन्होंने सफरिंग कहा है कि हमारा जो मन है वो हमेशा अशांत है। हमारे अंदर सब कुछ होते हुए भी, आज हमारे पास अगर पैसे है, प्रॉपर्टी है, तो भी हमारे अंदर एक खुशी नहीं है। दुख कहीं ना कहीं हमें घिरे हुए रखती है। अगर हम दुखी नहीं होते तो कोई बाहर वाला दुख दे देता है, बाहर वाला दुख नहीं दे देता तो हम खुद ही कहीं ना कहीं दुख का कारण को ढूंढ के उससे खेलना शुरू कर देते हैं। तो हम सब चिंताग्रस्त लोग हैं जो हमेशा सफरिंग में रह रहे हैं और इस सफरिंग की हमें आदत पड़ चुकी है। तो देयर इज दिस सफरिंग इन द वर्ल्ड जो बॉडी और माइंड पे आती ही आती है और ह्यूमन बॉडी में हम सबको आती है। फिर उन्होंने बताया दैट देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। कॉज ऑफ सफरिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे अंदर डिज़ायर्स उत्पन्न होती हैं। जब ये डिज़ायर्स आती हैं तो एक छोटे बच्चे की भी डिज़ायर है कि छोटी सी गाड़ी चलानी है, किसी खिलौने से खेलना है। जब वो डिज़ायर खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट डिज़ायर के पीछे वो भागता है। ऐसे ही जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम भी डिज़ायर्स के पीछे भागते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा ये डिज़ायर्स आ भी जाती है तो हमारे जो छीनने का डर है कि ये छूट जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या तो वो डेटोरिएट हो जाएगा। हर चीज़ का एक लाइफ स्पैन है। अगर मेरी पर्सनल गाड़ी है, मैंने आज खरीदी है बहुत खुशी से, तो उसका भी एक लाइफ स्पैन है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो मैंने डिज़ायर को फुलफिल तो किया था मगर वो ख़त्म हो जाएगी। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं दुख में पड़ जाऊँगी। तो हमारी जितनी भी डिज़ायर्स हैं हम फुलफिल तो कर पाते हैं, लेकिन डिज़ायर्स फुलफिल होने के बाद वो बहुत देर तक हमारे साथ नहीं रहती, छूट जाती है। हमारे अपने रिश्ते नाते भी, एक तो हो गया इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा जो लिविंग बींग्स है, जो हमारी फैमिली है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनको ओल्ड एज आएगी, डिजीज़ आएगी, डेथ आएगी, वो भी हमसे छूट जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे। हमारे अपने बच्चे बड़े होकर हमसे दूर चले जाएंगे। तो हर चीज़ जो हमारे पास एक एंग्जाइटी है, एक चिंता है, जो हमारे साथ है उसकी भी चिंता है, और जब वो दूर चला जाएगा, सेपरेशन आएगा, उसकी अलग एक एंग्जाइटी है, जो हमें पता है कि फ्यूचर में तो होएगा ही होगा हमारे साथ। तो कॉज ऑफ सफरिंग है, और कॉज ऑफ सफरिंग को उन्होंने बताया ऑल द डिज़ायर्स जो हमारे अंदर रूटेड है, जो हमें भगा रही है इधर से उधर, जो पूरी कभी परमानेंट हमें खुशी नहीं दे पाती, थोड़ी देर के लिए खुशी देती है और फिर वही दुख का कारण भी बनती है। ये कॉज ऑफ सफरिंग बताया उन्होंने कि जो डिज़ायर में भागती हूँ, वो डिज़ायर थोड़ी देर के लिए खुशी दिया और फिर उसने पेन देना शुरू कर दिया। जो प्लेजर गिविंग ऑब्जेक्ट ही जब हमें पेन देने लगता है तो वो कॉज बन जाता है हमारी अपनी ही सफरिंग का। फिर तीसरा आता है दैट देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग। सेसेशन ऑफ सफरिंग मतलब कि ये सफरिंग का अंत हो सकता है।
अब जितने भी एनलाइटन बीइंग्स आए, सिर्फ उन्होंने ही, जैसे गुरु नानक देव जी आए, लॉर्ड बुद्धा है, इन्होंने ही सबने बात करी कि इस दुख का अंत किया जा सकता है और एक स्टेट ऑफ आनंद या ब्लिसफुल स्टेट यहाँ पे है पॉसिबल। यहाँ पर रहते हुए हम उस स्टेट को सारे ह्यूमन बीइंग्स अचीव कर सकते हैं। इट इज़ लाइक कि गोल्ड की माइन पड़ी है, डायमंड की माइन है, वो दूर है, हमारे हाथ नहीं लगी, मगर वो हमें परमानेंट खुशी दे सकते हैं। और उन्होंने उस रास्ते पे चला, उसको रियलाइज़ किया कि हाँ वो एक स्थिति है, एक स्टेट है जिसपे जब ह्यूमन बीइंग पहुँचेगा तो वो एक डायमंड माइन है जो कभी ना खत्म होने वाली खुशी है, और वो हम सब अचीव कर सकते हैं। पर ये कि जो एनलाइटन बीइंग्स आए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मार्ग दिखा सकता हूँ, और तुम्हें इस पर चलना पड़ेगा। तो जब उन्होंने बोला कि देयर इज एन एंड, कि इस सफरिंग को परमानेंटली एंड किया जा सकता है, तो उन्होंने नेक्स्ट जो फोर्थ नोबल ट्रूथ हमें बताया, वो बताया कि देयर इज अ पाथ आउट ऑफ इट, कि ये रास्ता है जिसके 8 सीढ़ियाँ हैं। जब एक से दूसरी सीढ़ी पे हम चलते जाएंगे तो इस पाथ पे चलते चलते हम उस एनलाइटेंड स्टेट में पहुँचेंगे, उन्हीं की तरह, स्टेट ऑफ ब्लिस, स्टेट ऑफ आनंद जो इन्हें बोलते हैं। वो जो इल्यूमिनेशन की स्टेट है, वहाँ पर अविद्या का खत्म हो जाता है, अविद्या का खात्मा होता है, और हम सब उस खुशी की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चंस आप लोगों को, किसी के कुछ? ओके, अब जो 8 स्टेप्स हैं इसकी सीढ़ियाँ, मैं वो बता देती हूँ। उन्होंने ये जो 8 स्टेप्स बताए, बेसिकली दीज आर 8 ट्रूथ्स, और ये 8 ट्रूथ्स जो है मेंटल परसेप्ट्स है। ऐसा नहीं है कि हमने जो शब्द को पढ़ा बस वही वो शब्द है, इस पर हमें डीपली कॉन्टेम्पलेट करके पॉन्डर ओवर करना है और फिर सोचना है कि इसके अंदर का इनर मीनिंग क्या है। ये इनर मीनिंग हम फिजिकल ब्रेन के माध्यम से डिड्यूस नहीं कर सकते, इसको माइंड के अंदर जाकर झांक कर पॉन्डर ओवर करके ही इसके आंसर्स निकाले जा सकते हैं। तो ये ट्रूथ्स हैं। सबसे पहला है राइट बिलीफ, राइट व्यू और राइट नॉलेज। तो उन्होंने जितने भी ट्रूथ्स कहे वो राइट शब्द का इस्तेमाल किया, सही, सम्यक दृष्टि। तो जैसे राइट बिलीफ है सम्यक दृष्टि, तो राइट शब्द का इस्तेमाल किया। राइट का मतलब है जैसे अब हम चाय बनाते हैं तो राइट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। मुझे चाय पत्ती ही चाहिए, कॉफ़ी से मैं चाय नहीं बना सकती। राइट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट से मैं सही तरीके की चाय बनाऊँ। इसी तरीके की उन्होंने राइट की बात करी कि मेरा राइट और आपका राइट नहीं, वो राइट, वो सही जो कि हमें टुवर्ड्स हायर, टुवर्ड्स आर ग्रोथ, हमारी जहाँ ग्रोथ पॉसिबल हो, और जो सेंस ऑफ राइट में कोहेरेंस रहे, हैप्पीनेस मिले, सबको खुशी मिले, ब्लिसफुल स्टेट की तरफ हम मूव करें, वो राइट की बात करें। सो सबसे पहला है राइट बिलीफ, फिर है राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये 8 स्टेप्स है, ये 8 सीढ़ियाँ हम 1 बाय 1 चलेंगे इस पे कि ये राइट क्या है। तो सबसे पहला जो आता है वो है राइट बिलीफ। अब राइट बिलीफ को समझने के लिए हमें 2-3 चीज़ें और समझनी पड़ेंगी। अगर हम बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं तो बिलीफ सिस्टम क्या होता है, जो हमारी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जब हम प्रैक्टिकली इस पे चल रहे हैं, अपने डेली के काम कर रहे हैं, तो हम कोई डिसीजंस लेते हैं। हम वो डिसीजंस कैसे लेते हैं? हम डिसीजन ऐसे लेते हैं कि हमारे अंदर पहले से कंडीशनड हमारी हैबिट बनी हुई है एक पर्टिकुलर काम करने की। वो हमारा, हम बोलते हैं कि हमारा नेचर है, बेसिक नेचर है, ये मेरा बेसिक नेचर है, ये काम मैं ऐसे ही करती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो इतने बजे ही उठती हूँ, खाना इतने बजे ही खाती हूँ, मेरी लाइफस्टाइल में इसी तरीके का खाना खाती हूँ। जब मेरे को जॉब पे जाना है तो मेरे को ऐसी वाली जॉब ही चाहिए, ये वाली जॉब मैं नहीं कर सकती। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे इस्टेब्लिश हुआ? जब एक बच्चा पैदा होता है किसी के घर में तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ ट्रेडिशंस, कस्टम्स सिखाते हैं। इसके अलावा उसको कुछ टीचिंग्स मिलती है अपने घर वालों से। फिर जैसे जैसे वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसको और हायर टीचिंग्स मिलती है पढ़ाई के माध्यम से। एक्सपोजर जो एनवायरनमेंट में उसको हो रहा है दोस्तों में, उसके माध्यम से उसका एक बिलीफ सिस्टम बनने लगता है। जैसे कि अभी हमने वोटिंग करी तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम था कि ये पार्टी अच्छी है, इसने ये काम किया। मीडिया से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ मुझे दोस्तों से इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ मेरी पेरेंट्स की प्रीवियस होती, हो सकता है मेरे पेरेंट्स की
स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स वोटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, तो शायद मैंने इसलिए वोट किया इस पार्टी में। तो मेरी कंडीशनिंग कैसे बनी, मेरी वो कंडीशनिंग जिसकी वजह से मैंने आज डिसीजन लिया, मेरा एक बिलीफ सिस्टम अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी भी क्रिएट किया है, तो वो मेरे को मीडिया, आउटसाइड एनवायरनमेंट और मेरे अपने कुछ पर्सनल व्यूज़, कुछ मैंने भी सोचा होगा इस पर जब मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो मैंने एक बिलीफ सिस्टम अपने लिए इस्टेब्लिश किया। वो बिलीफ सिस्टम हम सबका इसी ट्रेडिशंस, कस्टम्स, मीडिया, एनवायरनमेंट के थ्रू बनता जा रहा है। मगर होता क्या है, ये सारा जो बिलीफ सिस्टम हमारा बना हुआ है, ये हमेशा ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे लॉज चेंज होते हैं सोसाइटी के, जिस लैंड में हम रह रहे हैं, जब वहाँ के लॉज चेंज होते हैं तो हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज होते जाते हैं। जैसे कि ट्रैफिक लॉज है, पहले इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, पॉपुलेशन कम थी, अब ट्रैफिक लॉज स्ट्रिक्टर हो चुके हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, तो वायलेशन पे बहुत ज़्यादा फाइन है। तो मैंने एक बिलीफ सिस्टम, मेरा एक पहले होता था कि सीट बेल्ट भी नहीं लगानी, रेड लाइट को भी क्रॉस कर लेना है, अब मैं वो रिस्क नहीं लेती। मैंने एक नई हैबिट इस्टेब्लिश करी, आई ब्रोक माई ओन बिलीफ सिस्टम कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि मेरा एक बार फाइन हो चुका है, मैं भुगत गई। तो अब मैं अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करती हूँ, क्योंकि सोसाइटी के कुछ लॉज चेंज हुए, दे हैव बिकम मच मोर स्ट्रिक्टर। तो मैंने एक नया बिलीफ सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए एक इंटरनल हैबिट बनाई, उस पर सोचा, जब मैंने देखा फाइन लग रहा है, जब मेरे सोच में वो पड़ गया, मेरी एक थॉट बन गई, फिर मैंने उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करके नई थॉट इस्टेब्लिश करके मैंने एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया। पर ये तो चेंजिंग वर्ल्ड में चेंजिंग बिलीफ सिस्टम्स हमारे बन रहे हैं फॉर एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं जिस बिलीफ सिस्टम की लॉर्ड बुद्धा ने हायर टीचिंग्स के उससे बात करी, तो इसके लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम से हटकर कुछ और चीज़ों के बारे में, आउटसाइड एनवायरनमेंट के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस बनानी होगी। सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन ये बनानी होगी कि हमारा ये जो सृष्टि है, हमारा एटलीस्ट प्लैनेट अर्थ है, या अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये कुछ लॉज पे बेस्ड है, यूनिवर्सल लॉज है, कुछ नेचर के लॉज है जिससे ये पूरा सोलर सिस्टम चल रहा है। लॉज ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन है, ग्रेविटेशन का लॉ है, डिफरेंट एनर्जी के डिफरेंट लॉज है, हमारी बॉडी के अपने बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, डाइजेशन का सिस्टम है, हमारी हार्ट बीट है, ये सब लॉ बेस्ड है। तो आसपास जितना भी जो प्रकृति के जितने भी नियम हैं, उसकी वजह से जो सुनामीज आ रही हैं, टाइड्स हैं, अर्थक्वेक्स है, वोल्केनिक इरप्शंस है, ये सब नेचर के लॉ पे बेस्ड है। तो यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर जो है, ये सारी सृष्टि को, सारी यूनिवर्स को गाइड कर रहा है। और इसके लिए मटेरियल जो हमारी साइंस है, मॉडर्न साइंस है, इस पे काफ़ी रिसर्च करके हमें काफ़ी सारा ज्ञान दे चुकी है। तो हम जब रिलीजन से अगर मटेरियल साइंस से देखते हैं तो हम बोलते हैं ये सारे लॉज हैं। जब हम अपने रिलीजन की तरफ देखते हैं तो रिलीजन बोलता है कि ये जो नेचर के लॉज बने हुए हैं, इस्टेब्लिश लॉज है, द यूनिवर्स इज गोइंग ऑन मूविंग इन एन ऑर्डरली मैनर, तो इसके पीछे कोई तो क्रिएटर होगा। इस क्रिएटर को हम गॉड बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, हम बोलते हैं कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। जो एथीस्ट होगा वो बोलेगा ये एक एनर्जी है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, फोर्स है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसकी वजह से ये सारे लॉज जो है यूनिवर्स में इस्टेब्लिश्ड है, सोलर सिस्टम में इस्टेब्लिश्ड है, और हमारे प्लैनेट अर्थ में भी जितने भी नेचुरल लॉज की वजह से मूवमेंट हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, सब कुछ ये नेचुरल लॉज पे बेस्ड है। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं, ह्यूमन जर्नी को देखते हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो हम क्या देखते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। जैसे कि आज की डेट में एक बच्चा इसी मोमेंट पे पैदा हुआ, दोनों इसी मिनट पे पैदा हुए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस से, लेकिन एक रिच घर में पैदा हो रहा है, एक पुअर फैमिली में पैदा हो रहा है। तो क्या इसके पीछे कोई नेचुरल लॉ हमें दिखता है? नहीं दिखता। अगर हम कभी सोचते हैं तो हमें लगता है नहीं, इसके पीछे तो कोई भी लॉ नहीं है, वो रिच क्यों फैमिली में पैदा हुआ, वो पुअर क्यों पैदा हुआ। एक बच्चा है जिसमें खूब सारा टैलेंट भर के वो आया डांस का, म्यूजिक का, और एक दूसरा बच्चा है जो इतना डल है या जिसको कोई कंजेनिटल डिजीज है, बीमारी है, वो सोच भी नहीं सकता, उसकी ब्रेन की ग्रोथ ही नहीं हुई है। इसके अलावा कोई सड़क पे चल रहा है, सडनली एक्सीडेंट हो गया, कोई कहीं पहुंचा, वॉर जोन था, स्टैम्पीड में मारा गया, सडनली प्लेन क्रैश हुआ, और कितने घर वालों जो थे डिफरेंट फैमिलीज की, उनकी सडन डेथ हो गई। तो इसके पीछे तो कोई लॉ इस्टेब्लिश नहीं था, क्यों? वो जा तो रहा था सीधे सीधे अपने घर की तरफ। तो ऐसा क्या हुआ कि बिना किसी नेचुरल लॉ की एप्लीकेशन के एक सडन डेथ्स हो रही है, और इनइक्वालिटी और इनजस्टिस है।
सेम कंपनी में दो लोग काम करते हैं, एक को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और फेवर्स भी मिलते हैं, एक को कम पैसे मिलते हैं, फेवर्स भी कम मिलते हैं। कई बार जो आपका बॉस होता है वो आप ही की ग्रोथ होता है, बाकी 4 लोगों की ग्रोथ नहीं होता है वर्किंग इन द सेम कंपनी, एंड काम भी शायद आप दूसरों से ज़्यादा करें। तो जस्टिस तो है नहीं, इनइक्वालिटी हर जगह है। तो अगर सारा यूनिवर्स में जितना भी चीज़ें हो रही है, सोलर सिस्टम में चीज़ें हो रही है, प्लैनेट अर्थ पे चीज़ें हो रही है जो कि लॉ बेस्ड है, तो हमारे यहाँ पे जब हमारे अपनी प्रॉब्लम्स है तो उसके पीछे क्यों कोई लॉस नहीं है एस्टैब्लिश, जो हमें दिखाई देते हैं करंटली, जो हमें दिखता है वो ये दिखाई देता है कि इसके पीछे कोई लॉस नहीं है। तो मटीरियल साइंस जो है, हमारी मॉडर्न साइंस, इन क्वेश्चंस ऑफ लाइफ अबाउट आर ह्यूमन बिहेवियर, आर ह्यूमन नेचर एंड अबाउट द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ आर लाइफ, इसको हमारी मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हम जब रिलीजन या फिलॉसफी या डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी मुड़ते हैं तो वो भी हमें करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाती व्हाट आर दीज फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ जो हम फेस करते हैं। The other thing which we need to understand is another observation which needs to be made is कि हम जब भी कोई मूवमेंट करते भी हैं, अगर हम बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो हम एक्चुअली क्या चाहते हैं? हम तो खुशी ही चाहते हैं जिसके पीछे हम दौड़ते हैं, हम हैप्पीनेस चाहते हैं, इसीलिए हम कोई ना कोई अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आगे जाते हैं, बढ़ते हैं। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं कंपनी में तो इसीलिए अच्छा कर रहे हैं ना कि हमें पैसा भी चाहिए, खुशी भी चाहिए और मटेरियल कंफर्ट्स भी चाहिए, तो हम सब खुशी की तरफ तो दौड़ रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे साथ जब हम हार्डवर्क भी पूरा करते हैं, हमारे साथ इनजस्टिस होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी तक कुछ क्लियर है नहीं है तो बहुत छोटा ग्रुप है आज के लिए। मुझे लगता है कि आगे स्टेप्स जानेंगे तब उसमें क्या डिफरेंस है वो पता चलेगा। अभी नहीं पता चला है कि फर्स्ट स्टेप का पर्पस क्या है, मतलब एग्जैक्टली बिग पिक्चर क्या है यहाँ, 8 स्टेप्स है किस लिए। हाँ, मैं राइट बिलीव कर रहा हूँ। तो मैं बिलीफ सिस्टम की एक बार फिर से रिविजन कर देती हूँ। बिलीफ सिस्टम में अभी जो समराइज में कर देती हूँ छोटा सा। बिलीफ सिस्टम में अभी मैंने बताया कि एक बिलीफ सिस्टम मेरा जब से मैं पैदा हुई हूँ मेरा इस्टेब्लिश हुआ थ्रू माई कल्चर, ट्रेडिशंस एंड सोसाइटी। जिस रिलीजन में मैं पैदा हुई मेरा एक बिलीफ सिस्टम बन गया हर चीज़ को लेकर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है मेरी कि एक तो मेरा बिलीफ सिस्टम है, दूसरी है सिर्फ एक मेजर ऑब्जर्वेशन कि साइंस, रिलीजन और दूसरी फिलॉसफीज यूनिवर्सल लॉज से बेस्ड इस्टेब्लिश सारे नेचर के लॉज में नेचर में क्या क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन कर पाती है, पर मेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। और हम सब जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम खुशी की तरफ दौड़ते हैं, तो ये खुशी सिर्फ एनलाइटेंड बींग्स ही हमें बता पाए कि एक स्टेट ऑफ ब्लिस या आनंद जो है वो इन्होंने देखी, जो कि लॉर्ड बुद्धा जैसे आए, उन्होंने ही एक्सप्लेन किया कि ये इल्यूमिनेशन या एनलाइटेंड स्पेस है। तो उन्होंने बोला कि जो अभी तक की जर्नी आपने देखी है, अब उन्होंने हमें रीमोल्ड करना शुरू किया। उन्होंने बोला जो तुम्हारा अभी करंट बिलीफ सिस्टम है वो बार बार चेंज होगा, और कोई भी चेंजिंग बिलीफ सिस्टम जो बार बार ओवर पीरियड ऑफ सेंचुरीज, ईयर्स एंड सिविलाइजेशंस चेंज हो रहा है, इस पे बेस जब तुम्हारे मूवमेंट होगी तो उसमें हैप्पीनेस या स्टेट ऑफ ब्लिस नहीं हो सकता। दूसरा, अगर नेचर गाइडेड लॉज यूनिवर्स में है तो नेचर गाइडेड लॉज हमारे अपने भी हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। तो लॉर्ड बुद्धा अब क्योंकि कॉमन मैन को जब टीचिंग्स देते थे तो वो राइट बिलीफ को राइट बिलीफ की तरह नहीं बोलते थे, और वो जब लॉज को सिखाना चाहते थे कि ह्यूमन गाइडेड लॉज कौन से हैं, तो वो इस तरीके से नहीं बोलते थे कि ये एक लॉ ऑफ नेचर है तुम्हारे लिए। वो बड़े सिंपल वर्ड्स में कॉमन मैन को बोलते थे कि देखो राइट बिलीफ, अभी शायद को ये क्लियर नहीं पा रहा कि इसके बाद क्या होगी। राइट बिलीफ सिस्टम जो है, बुद्धा ने बोला जैसे आप लोग अभी आए हो पूना से, तो अगर आपको दिल्ली के अंदर कहीं जाना है तो आप पूना का मैप नहीं लोगे, गूगल मैप्स पे दिल्ली का मैप भी लेना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। तो वो जो मैप है वही मैप है बिलीफ। बिलीफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम लोग, हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर कुछ सेट पैटर्न्स, कुछ सेट
प्री मोल्डेड हैबिचुअल बिहेवियर, वो बिहेवियर उन्होंने डिस्क्राइब करा कैसे डेवलप होता है, बचपन से कैसे डेवलप हो रहा है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत उसको अफेक्ट करता है, प्लस बच्चे के अपने इनहेरेंट जो नेचर है उसका और एनवायरनमेंट का मिक्सचर से ही वो बनता है। उसके अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ये उसके अपने बिलीफ सिस्टम को मोल्ड करते हैं, बनाते हैं। बिलीफ सिस्टम हमारा एक नज़रिया है देखने का दुनिया और जीने का दुनिया। अब ये तो होगी एक बात जो हमें समझ नहीं आती। अब खुदा कहते हैं कि भाई हम लोग सब, पहला नोबल ट्रूथ जो है कि सब लोग सफरिंग में। अब हम पूछें तो आप सफरिंग में हो गए, नहीं भाई साहब मैं तो सफरिंग में हूँ। मैं तो आप जो थे आज से 50 साल पहले और आज की डेट में, तो आप उसके मुकाबले में अभी सफरिंग में हो कि नहीं हो गए? हाँ बिल्कुल। अब मेरी बॉडी यंग थी, जवान थी, मैं कुछ भी कर सकता था, नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी आई साइड, हेयरिंग सारी हो गई, यहाँ सब डिटेरेट हो गया। तो सफरिंग है, उसके अलग अलग मॉडलिटीज हैं और बहुत बार हम इतना यूज्ड टू हो जाते हैं सफरिंग के, हमें पता ही नहीं चलता कि सफरिंग है। तो सफरिंग अलग अलग वेराइटीज़ की होती हैं और पहली सफरिंग हम मोटा मोटा अगर हम देखें, मोटा मोटा सफरिंग को अगर हम देखें, पहली सफरिंग में हमारे कुछ हम चाहते हैं मिल जाए, उसके लिए हमारी सफरिंग सौर दुख किस तरीके से मिले, फिर धीरे धीरे टर्बुलेंस मिले, एक अंदर से एक अशांति है कि हमें वो चीज़ मिल जाए। फिर अगर मिल जाए तो फिर वो उससे जो खुशी मिलती है वो ठहर जाए, वो चली ना जाए। भाई आपके वाइफ को ज्वेलरी चाहिए, तो कहते इतने की ज्वेलरी लेके आओ, आप कहते ठीक है कि मैं इतना पैसे अलग से करता हूँ फिर लेके आता हूँ। आप वो चोरी ना हो जाए, उसको दिखाना भी दूसरे लोगों को, चोरी भी ना हो जाए, पुराना डिज़ाइन भी ना हो जाए, वो अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ना स्टार्ट। फिर छीन ना जाए, बॉडी भी छीनेगी हमारी, डेथ भी आएगी, लव लोन्स की भी डेथ आएगी, कोई भी गैजेट ऐसा नहीं जो एक टाइम के बाद खत्म नहीं हो जाएगा, सब कुछ। तो ये सब एक स्मॉल एग्जांपल्स हैं हमारी सफरिंग के, मगर हमको लगता है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, दिस इज द बिलीफ सिस्टम। तो जब इन्होंने कहानी सुनाई बुद्धा की, तो बुद्धा ने जब देखा इन अ फ्लैश ही कुड अंडरस्टैंड कि सब बेकार की बातें हैं, कितना भी कुछ पालो सो कॉल्ड सुख वो अल्टीमेटली छीना जाएगा। हम वॉलंटरी तो देने नहीं वाले, हमारा बस है मतलब किसी ने कुछ ना दिया अपनी तरफ से, वो छीनेगा। और ऐसे टाइम पे भी जा सकता है जब हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही ना हो, जाएगा तो क्या आएगा? दुख आएगा। अब अगर हम इतने ज़्यादा मतलब होश हैं, सेमी कॉन्शियस हैं कि ऐसा कि हम उसमें लिप्त हैं, कि हमें पता ही नहीं, हम कहते हैं ना बहुत खुश हैं, बहुत खुश, जरूर छोटे छोटे सो कॉल्ड खुशी आती है। मगर बुद्धा जब एनलाइटन हुए या जितने भी हमारे महात्मा जब एनलाइटन होते हैं, तो जो वो आनंद की अवस्था में पहुंचते हैं, परम आनंद की अवस्था में, उसके मुकाबले में जो हमारी खुशी है, सो कॉल्ड खुशी, वो कुछ मायने नहीं रखती, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो ऐसा है जैसे कि कहते ऐसे है जैसे कि एक दीपक है हमारी खुशी और सूर्य है उनकी खुशी, ये मैग्नीट्यूड का फर्क है। तो जब कोई आदमी उस लेवल पे होता है, उस परम आनंद में होता है, और जब वो देखता है कि टिमटिमाते दिए के लिए भागा दौड़ी एक दूसरे मारकाट कर रहे हैं, तो कहते तुम तो दुखी लोग हो। तो सवाल ये आता है, अच्छा महाराज दुखी है तो आप बताओ सुखी कहाँ से मिलेगी? तो वो कहते हैं सुख परम आनंद जो कोई छीना ना जा सके, जिसका खात्मा ना हो, जो परमानेंट हो, हमेशा के लिए हो, फुलफिलमेंट दे दे 100%, जिसके बाद कोई डिज़ायर ना रह जाए। जब मैं इतना खुश हूँगा कि इतना खुश हूँ तो मेरी सारी डिज़ायर खत्म हो जाएगी। डिज़ायर होता ही इसलिए क्योंकि मेरे को कुछ पाना है, तो डिज़ायर ही ना रह जाए। वो वाली खुशी को उन्होंने बोला है एंडिंग ऑफ सफरिंग, दूसरी तरीके से बोला है। तो इसलिए उन्होंने कहा इसके अगर आपको एंडिंग करनी है सफरिंग,
या इस ब्लिस को पहुंचना है, तो पहले तो आप ये मानो कि ये पॉसिबल है। क्योंकि हम देखते हैं सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे पावरफुल व्यक्ति, सबसे हेल्दी व्यक्ति, सबसे लकी व्यक्ति, वो भी क्लेम नहीं कर सकता कि वो पूरे 100% खुश है। उसकी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम कहेंगे कि भाई परमानेंट खुशी हमें मिल सकती है, तो पता कहते हैं नहीं, पॉसिबल है। अब वो पॉसिबल है तो कौन किसने क्लेम करा है पॉसिबल? तो क्लेम किसने करा है? महात्माओं ने क्लेम करा। तो इनको इसलिए हमने कई बार महाराज भी बोला। जैसे आप लोग अगर महाराष्ट्र से आते हैं तो वहाँ महाराज बुलाते हैं महात्माओं को। तो हम महाराज इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो राजा हैं पूरी दुनिया के। जो हमारी चेतना है, जो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग है, उसके हम राजा हैं, इसलिए उनको महाराज कहा जाता है। तो ये महाराज जो है उनको ही बुलाते हैं, उन्होंने क्लेम करा है। उनको चाय पीनी तो बोल देते हैं नहीं ठीक है ना। तो ये जो हमारे को सफरिंग है, उसका कॉज है, उसका एंडिंग है और उसका वे है। ये सिंपल नॉन रिलीजियस भाषा में बुद्ध ने बताया। थोड़ा साइंटिफिक तरीका है। आपके साथ आपको एक बीमारी है, बीमारी का कोई कारण है, बीमारी खत्म हो सकती है, उसका एक तरीका है। समझ आ गई बात? कोई बहुत मुश्किल बात नहीं करूँ। जब बीमारी खत्म होगी, जड़ से खत्म होगी, तो हम परफेक्ट हेल्थ में आ जाएंगे। जब हम परफेक्ट हेल्थ में आएंगे तो हम परफेक्ट खुश होंगे। तो ये नटशेल ये है। अब उसके अंदर सवाल ये उठता है, फिर उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये क्या करें इसके लिए? तो कहते हैं इसके लिए सबसे पहले है कि आपको पता होना चाहिए आप कहाँ खड़े हो और आपको कहाँ पहुँचना है। पहुँचने वाला जो अवस्था है उसको तो हमने बोला है इनलाइटनमेंट, लिबरेशन, मोक्ष, निर्वाण, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, फ्रॉम सेल्फ कॉन्शियसनेस टू सुपर कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जैसे मर्जी बोल दो, जो मर्जी बोल दो, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी बोल दो, वो फर्क नहीं पड़ता उससे। सवाल ये है कि जो मेरी अभी इंटरनल स्टेट है बीइंग की और बीइंग, उसके अंदर एक चेंज आए, उसको कई लोगों ने रेवोल्यूशन भी बोला है। वो चेंज ऐसा आए कि वो कि मैं इंडिविजुअल